शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो फिर इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाता है। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है रोहिणी, और इसी रोहिणी के सेक्टर 23 का रहने वाला हेमंत चतुर्वेदी, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। हेमंत की पत्नी का नाम है कौमुदी, जिसकी उम्र है 36 साल। हेमंत जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी कौमुदी एक सरकारी टीचर है। हेमंत का एक ही बेटा दीपक, जिसकी उम्र है 13 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 फरवरी 2023 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास। हेमंत अपने बेटे दीपक के नंबर पर फ़ोन करता है। उस वक्त दीपक अपनी कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। हेमंत अपने बेटे दीपक से कहता है कि तुम्हारी माँ न जाने कहाँ चली गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, हो सके तो तुम थोड़ी देर से ही घर आना। हालांकि हेमंत जब इस तरह की बातें अपने बेटे दीपक से कहता है, इसे सुनने के बाद दीपक को भी कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि दीपक पहले से ही जानता था कि उसकी माँ और पापा के बीच आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार होते रहता था। पर जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है, करीब 6 बजे के आसपास दीपक अपने घर पर पहुँचता है। लेकिन दीपक जब अपने घर पर पहुँचता है तो देखता है कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। हालांकि उसकी चाबी दीपक के पास था, लेकिन दरवाजे पे जो ताला लगा था वो पुराना नहीं था बल्कि नया था। उसकी चाबी दीपक के पास नहीं था। इसीलिए दीपक अब चाबी लेने के लिए फिर से अपने पिता के नंबर पे फ़ोन करता है। हेमंत जब फ़ोन उठाता है तो कहता है कि तुम्हारी माँ के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं चला है, अभी मैं सेक्टर 18 के रेड लाइट पे हूँ, आकर के यहाँ से चाबी लेकर जाओ। दीपक जब अपने पिता से चाबी लेने के लिए सेक्टर 18 के रेड लाइट पे पहुँचता है, वहाँ पर हेमंत नहीं दिखाई देता है। इसीलिए दीपक फिर से अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करता है। लेकिन दीपक जब अब अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करता है तो अब हेमंत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से दीपक कई बार अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन नंबर कभी लगता ही नहीं है। इसीलिए दीपक अपने मामा विपुल नौटियाल के नंबर पर फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। विपुल नौटियाल जो दिल्ली के ही अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता है। जब सारी बात बताता है, करीब 7 बजे के आसपास विपुल नौटियाल अपने बहन के घर पे पहुंचता है और ख़ुद अपने बहन और जीजा के नंबर पे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन दोनों का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है, जिसकी वजह से विपुल को अब थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए विपुल 100 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हेमंत के घर पर पहुँच जाती है और दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर के अंदर एंट्री करती है। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल घर के अंदर कमरे में हेमंत की पत्नी कौमुदी का डेड बॉडी बेड पे पड़ा हुआ था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि कौमुदी के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया है। उसका सर भी फटा हुआ था और फर्श पे खून भी गिरा था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इस बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन घर का सारा सामान अपने जगह पे अस्थिर था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि अपराधी जो कोई भी होगा उसका मोटिव केवल हत्या था, क्योंकि लूट का इरादा तो बिल्कुल नहीं था। पुलिस सबसे पहले कौमुदी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद से पुलिस हेमंत को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो हेमंत का कहीं कुछ पता चलता है और ना ही उसका मोबाइल ही कभी ऑन होता है। हेमंत जो उत्तराखंड का रहने वाला है, पुलिस को जब मालूम चलता है कि हेमंत उत्तराखंड का रहने वाला है, पुलिस अपनी टीम के साथ उत्तराखंड में जाती है और हेमंत के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर भी हेमंत नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस अभी हेमंत को उत्तराखंड में ढूंढ ही रही थी, तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल हेमंत उत्तराखंड के ही कोटद्वार में भेष बदल करके रह रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मालूम चलता है, 24 मई 2023 को पुलिस उत्तराखंड के कोटद्वार में जाती है और वहां से हेमंत को अपने कस्टडी में ले लेती है।
और फिर पुलिस हेमंत को अपने कस्टडी में लेकर सीधे थाने में पहुंच जाती है और सबसे पहले हेमंत से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। हेमंत भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हेमंत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। कौमुदी, जिसके पिता का नाम है बीपी नौटियाल, बीपी नौटियाल जो उत्तराखंड के गढ़वाल का रहने वाले हैं, एक सरकारी अफिसर है जिनकी दिल्ली में पोस्टिंग है। बीपी नौटियाल के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है विपुल और बेटी का नाम है कौमुदी। बीपी नौटियाल अपने पूरे परिवार के साथ इसी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में रहते हैं। उसके दोनों बच्चे भी वहीं से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इधर विपुल की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, दिल्ली में ही अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में उसे नौकरी मिल जाती है। इधर कौमुदी भी जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से कौमुदी को भी एक सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है, जिसमें उसे 30,000 तनख्वाह मिलता है। कौमुदी को जब अपनी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से बीपी नौटियाल अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार बीपी नौटियाल को अपने रिश्तेदार के माध्यम से हेमंत चतुर्वेदी के बारे में मालूम चलता है। उस वक्त हेमंत चतुर्वेदी भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी तनख्वाह मात्र 15,000 थी। हालांकि हेमंत जब बीपी नौटियाल को पसंद आ जाता है, कौमुदी भी इस शादी का विरोध नहीं करती है। ये जानते हुए भी उसका होने वाला पति मात्र 15,000 की नौकरी करता है, और वो भी प्राइवेट। बल्कि कौमुदी ये सोचती है कि उसके पिता ने जो भी रिश्ता तय किया है उसके लिए बेहतर ही होगा। शादी की तारीख रखी जाती है और हेमंत कौमुदी की शादी हो जाती है। कौमुदी जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, कुछ साल तो अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, हेमंत अपनी नौकरी नहीं छोड़ देता है, बल्कि शराब पीने की उसे लत लग जाती है। हेमंत शराब की इस प्रकार से आदी हो जाता है कि उसकी पत्नी जो भी पैसा कमाती है, उन सारे पैसों को भी शराब में ही उड़ाने लगता है, जिसका विरोध कौमुदी भी करने लगती है। लेकिन कौमुदी जब इसका विरोध करती है तो हेमंत अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। पर बावजूद इसके कौमुदी इस बारे में ना तो अपने घर परिवार वालों से बताती है और ना ही किसी से कोई शिकायत करती है। बल्कि कौमुदी उस समय का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक न एक दिन उसका पति जरूर सुधर जाएगा। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, हेमंत और बिगड़ते चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब हेमंत एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने पिता से मुझे 6 लाख रुपये मांग करके दो, मुझे अपना बिजनेस करना है। कौमुदी ये सारी बात अपने पिता से बताती नहीं है, बल्कि पैसे भी मांगती है। लेकिन तब तक बीपी नौटियाल अपने नौकरी से रिटायर हो चुके थे। जैसे तैसे करके 50,000 रुपये अपने दामाद को देते हैं। लेकिन जब वो 50,000 रुपये इधर हेमंत को मिलता है, हेमंत उन पैसों को अय्यासी में उड़ा देता है और फिर से अपने पत्नी के ऊपर दबाव देता है कि तुम अपने पिता से 5 लाख रुपये मांगो। लेकिन अब कौमुदी इसके लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि अपने पति का विरोध ही नहीं करती है। एक फैसला करके अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए मायके में चली जाती है और फिर अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देती है। हालांकि कौमुदी जब ये केस दर्ज कराती है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा उसे ही होता है, क्योंकि इधर हेमंत भी कोर्ट में पहुंच जाता है और एक मामला दायर कर देता है। हेमंत कोर्ट में जा कर के कहता है कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं बेरोजगार हूं और मुझे गुजारा भत्ता के लिए अपनी पत्नी से पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी सरकारी नौकरी नहीं करती है, बल्कि हर महीने 30,000 रुपये भी कमाती है। जब ये मामला कोर्ट में चलना शुरू होता है, लगभग 7 सालों तक चलता है और 7 साल बाद आखिरकार इस केस में जीत हेमंत की होती है। कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि कौमुदी को अपने पति को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 15,000 रुपये देना होगा। चूँकि फैसला कोर्ट का था, इसलिए कौमुदी को भी मानना पड़ जाता है और हर महीने अपने पति को 15,000 रुपये देने लगती है। कुछ महीने तक तो अपने पति को पैसे देती है, लेकिन फिर कौमुदी ठंडे दिमाग से काम लेती है और जाकर अपने पति से बात करके सलाह मशवरा कर लेती है। कहती है कि हम दोनों फिर से एक साथ रहते हैं, लेकिन अब जब हम दोनों एक साथ रहेंगे तो मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहूँगी, बल्कि अलग हट के रहूँगी। हेमंत इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर रोहिणी के सेक्टर 23 में ही एक किराए का कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। शुरू में तो समय बिल्कुल ठीक तरीके से गुजरता है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, हेमंत फिर से अपने पहले रूप में आ जाता है। दारू शराब ही नहीं पीता है, बल्कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी करने लगता है। लेकिन इस बार हेमंत अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता है,
बल्कि अपनी पत्नी के ऊपर एक लांछन भी लगा देता है। दरअसल हेमंत को शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का उसी के बड़ा चचेरा भाई उमेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल हेमंत और उसकी पत्नी के बीच में जब भी झगड़े तकरार शुरू होता था, बीच बचाव करने के लिए हेमंत का बड़ा भाई उमेश ही आता था। इस वजह से अब हेमंत के दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का उसी का बड़ा चचेरा भाई के साथ में अफेयर चल रहा है। हालांकि हेमंत जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, ये सुन करके कौमुदी भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में शक नाम का बीमारी पैदा हो चुका है और इसका इलाज कहीं हो भी नहीं सकता है। मेरा उमेश के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि मैं खुद भी उन्हें अपने बड़े भाई के जैसा मानती हूँ। कौमुदी अपनी लाख सफाई देती है, लेकिन बावजूद इसके हेमंत को अपनी पत्नी के बातों पर यकीन नहीं होता है। 25 फरवरी 2023 को दोपहर के वक्त भी इसी बात को लेकर के हेमंत और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। उस वक्त हेमंत का बेटा दीपक अपने कोचिंग गया था। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि हेमंत इतना काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि घर में से जाकर एक भारी चीज़ उठा कर लाता है और गुस्से में ही अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी तेज़ी से वार कर देता है, जिसकी वजह से कौमुदी का सर फट जाता है, बेड पर जाकर के गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून भी बहने लगता है। अब हेमंत को डर सताने लगता है कि अगर उसकी पत्नी बच गई, फिर से जाकर के उसके ऊपर केस दर्ज करा देगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए अब हेमंत अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। सबसे पहले किचन में जाता है और किचन से जाकर के एक तेज़धार हथियार को लाता है और बेहोशी की हालत में ही अपनी पत्नी के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से कौमुदी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से हेमंत अपनी पत्नी की डेड बॉडी को बेड पर रख देता है। घर से बाहर निकलता है, पहले उसमें कुंडी लगा करके मार्केट में जाता है और सबसे पहले मार्केट से जाकर एक ताला खरीद कर लाता है और उस ताला को दरवाजे पे लगा देता है। साथ ही साथ अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ कहीं जा चुकी है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, हो सके तो तुम थोड़ी देर से ही घर आना। अपने बेटे को देर से घर पे सिर्फ इसलिए बुलाता है क्योंकि हेमंत सोचता है कि इससे पहले मैं मार्केट में जाता हूँ और जा कर के एक बैग खरीद कर लाता हूँ और रात होने पे अपनी पत्नी की डेड बॉडी को उसी बैग में भर कर उसे कहीं ठिकाने लगा दूंगा, जिससे मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। इधर हेमंत जैसे ही मार्केट में पहुंचता है, करीब 1 घंटे के बाद उसका बेटा दीपक घर पे पहुंच जाता है और अपने पिता के नंबर पे फ़ोन कर देता है। दीपक जैसे ही अपने पिता के नंबर पे फ़ोन करता है, अब हेमंत को लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा। अपने बेटे को सेक्टर 18 पे बुलाता है। दीपक जब वहाँ पे पहुँचता है, उससे पहले ही हेमंत अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता है और वहाँ से फरार होकर के सीधे उत्तराखंड पहुँच जाता है और फिर उत्तराखंड में जाकर अपना भेष बदल कर रहने लगता है। वाकई में हेमंत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस हेमंत के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिसमें से एक व्यूअर्स हैं श्याम सूरत, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी, जो जिला छपरा बिहार के रहने वाले हैं। मैं दोनों व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।